नमस्कार साथियों, मैं पवन जांगीर आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं आप सभी के प्यारे विज्ञान विषय के कक्षा 6 के अध्याय 7 को लेकर, जिसका नाम रहने वाला है गति एवं दूरियों का मापन। तो साथियों, लास्ट टर्न पर जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस कर लिया था कि यातायात के साधन का विकास किस प्रकार हुआ है। यानी आज के समय जो आप परिवहन के साधन या यातायात के साधन देख रहे हैं, क्या वास्तव में पहले भी ऐसे ही परिवहन के साधन हुआ करते थे? नहीं साथियों, परिवहन के साधनों में बहुत ज़्यादा अब विकास हो चुका है, बहुत ज़्यादा अब इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो चुका है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, यह डेस्क कितना चौड़ा है। साथियों, अगर हम बात करते हैं मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जिस स्थान पर मुझे जाना है वो स्थान कितना दूर है, तभी मैं इस चीज़ का पता लगा पाऊंगा कि मैं उस स्थान तक जाने के लिए कौन से परिवहन का साधन यूज़ करूंगा। मुझे रिक्शा लेनी चाहिए, कार लेनी चाहिए, बस लेनी चाहिए, रेलगाड़ी का यूज़ करना चाहिए या फिर वायुयान का उपयोग करना चाहिए। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको दोनों स्थानों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ बता पाएंगे कि मैं कौन सा परिवहन का साधन यूज़ करूँगा। कई बार दो स्थान बहुत पास पास होते हैं और ऐसी स्थिति में आपको किसी भी परिवहन के साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आप पैदल ही चले जाते हैं। बट अगर दो स्थान बहुत ज़्यादा दूर हैं तो ऐसे केस के अंदर आपको रेलगाड़ी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको वायुयान की भी आवश्यकता पड़ सकती है, आपको पानी के जहाज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। ये चीज़ डिसाइड करेगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपको कौन से परिवहन के साधन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक क्लास की, मैं बात कर रहा हूं एक कक्षा की, जिस कक्षा के अंदर बड़े बड़े डेस्क रखे गए हैं। एक कक्षा की मैं बात कर रहा हूं, उस कक्षा के अंदर बड़े बड़े डेस्क रखे गए हैं। अभी जब बड़े बड़े डेस्क हैं, इस प्रत्येक डेस्क पर दो विद्यार्थी बैठ सकते हैं। प्रत्येक डेस्क पर कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? कम से कम 2 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ये चीज आपको बता दी। अब साथियों, मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि एक क्लास है जिसके अंदर एक डेस्क पर 2 जने बैठ सकते हैं। उसी के अंदर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम है, एक का नाम है पहेली, एक का नाम है पहेली और दूसरे का नाम है साथियों बूझो। ये दोनों एक ही डेस्क पर बैठते हैं और इन दोनों के बीच में हमेशा एक झगड़ा चलता रहता था कि उनका साथी ज्यादा डेस्क का उपयोग कर रहा है। यानी उनका फ्रेंड बूझो क्या कह रहा है पहेली को कि तुम ज्यादा डेस्क यूज कर रही हो, और पहेली बूझो को क्या कह रही है कि तुम ज्यादा डेस्क यूज कर रही हो। इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर हमेशा एक लड़ाई झगड़ा चलता रहता था और ये जो कंप्लेंट्स थी धीरे धीरे टीचर तक पहुंची। अब टीचर ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि एक काम करते हैं कि जिस डेस्क पर तुम बैठते हो इस डेस्क के ऊपर एक निशान लगा दो, जिससे पता चल जाए कि अब डेस्क 2 बराबर भागों में बंट चुकी है। इस साइड पहेली बैठेगी और दूसरे साइड कौन बैठेगा? बूझो बैठ जाएगा। यानी इस डेस्क को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए आप उसके ऊपर निशान लगा दीजिए। सिंपल सा ये काम कर दीजिए आप। ये काम अगर आप कर देंगे तो आप इजीली फिर
बैठ पाएंगे और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को सही करने के लिए या इस चीज को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, बूझो जो था और पहेली जो थी वो काफी गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे और बूझो के पास खुद का गिल्ली डंडा भी था। इसलिए बूझो क्या करता है, अगले दिन अपने घर से गिल्ली डंडा लेकर आ जाता है और वो उस गिल्ली डंडे को क्या करता है, डेस्क की चौड़ाई के बराबर रखता है। डेस्क की चौड़ाई के बराबर वो इस गिल्ली डंडे को रखता है। तो उसको ये समझ में आता है कि जो डेस्क है इसकी चौड़ाई जो उसे प्राप्त हो रही है वो 2 डंडों और 2 गिल्ली के बराबर प्राप्त हो रही है। एक बार डंडा यहां रख दिया और एक बार डंडा यहां रख दिया, 2 बार डंडे को रख दिया और 2 बार गिल्ली को रख दिया। यानी इस डेस्क की चौड़ाई जो है 2 डंडों और 2 गिल्लियों की लंबाई के बराबर आ रही है। इस डेस्क की चौड़ाई जो है, लंबाई नहीं सॉरी चौड़ाई की बात कर रहा हूं, इस डेस्क की चौड़ाई जो है वो 2 गिल्लियों और 2 डंडों की लंबाई के बराबर आ रही है। तो उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि डेस्क के एक तरफ एक डंडा रख दो, एक गिल्ली रख दो। एक तरफ डंडा रख दिया, गिल्ली रख दिया और यहां पर निशान लगा दिया। यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, यहां पर उन्होंने सिंपली एक निशान लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये उन्होंने यहां पर क्या लगा दिया, निशान लगा दिया। ठीक है, और सेम इधर भी सेम यही चीज की, इधर एक बार गिल्ली को रखा, एक बार इधर डंडे को रखा, तो दोनों तरफ क्या आ रही है, दोनों तरफ इक्वल चौड़ाई आ रही है। लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों तरफ क्या आ रही है, इक्वल चौड़ाई आ रही है। इस प्रकार से उन्होंने ये देख लिया कि अगर हम इस डेस्क की बात करते हैं तो ये जो बीच में मैंने व्हाइट लाइन को ड्रॉ किया है, ये व्हाइट लाइन हमें ये बता रही है कि इस व्हाइट लाइन के लेफ्ट की तरफ अगर जाते हैं तो ये जो चौड़ाई है एक डंडे और गिल्ली के बराबर आ रही है। सॉरी, लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो इस व्हाइट लाइन के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये जो चौड़ाई है एक डंडे और एक गिल्ली के बराबर आ रही है। और अगर इसके राइट साइड में जा रहे हैं तो भी इसकी जो चौड़ाई है एक डंडे और एक गिल्ली के बराबर आ रही है। चाहे आप लेफ्ट साइड जाए, चाहे आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं, चाहे आप राइट साइड जा रहे हैं, दोनों तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो इस डेस्क की चौड़ाई जो हो रही है वो हमें इक्वल मिल रही है। इस प्रकार से उन्होंने इस डेस्क को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। इस डेस्क को 2 बराबर भागों के अंदर बांट के वहां पर निशान लगा दिया है। अब दोनों कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, दोनों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। पर समस्या आई, समस्या हाथों हाथ नहीं आई, कुछ समय के बाद आई। कुछ समय के बाद समस्या यूं आई साथियों कि अब वो निशान जो है वो बीच वाला निशान मिट चुका था। जैसे ही निशान मिट गया तो वापस से दोनों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। वापस से दोनों ही बूझो और पहेली दोनों ही विद्यार्थियों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुका है। तो अगेन वही काम किया गया, गिल्ली डंडे को लाया गया और डेस्क की चौड़ाई को मापने की कोशिश की गई। बट अब की बार थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई उन्हें। और वो प्रॉब्लम क्या फेस हुई, सिंपल सी बात ये है साथियों, प्रॉब्लम यहां पर ये फेस हुई कि वो जो पुराना गिल्ली डंडा था वो खो चुका था। तो अब जो गिल्ली डंडा हम चौड़ाई को मापने के लिए लेकर आए हैं वो एक नया गिल्ली डंडा है, वो पुराना वाला गिल्ली डंडा नहीं है, ये नया वाला गिल्ली डंडा है। तो अब साथियों क्या किया जाए, चलो देखते हैं। एक बार डंडे को यहां रखा, एक बार डंडे को यहां रखा, यानी 2 बार डंडे को रखने के बाद आपको चौड़ाई एकदम बराबर मिल गई, बीच वाली चौड़ाई बच गई। अब ये जो बीच वाली चौड़ाई बची है इसको 2 इक्वल भागों में बांटना है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो एक बार गिल्ली को रखा, गिल्ली को रखने के बाद वापस थोड़ी सी जगह और बच गई। एक बार गिल्ली को रख दिया, वापस बीच में थोड़ी सी जगह और बच गई है, लेकिन वो इस गिल्ली की लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं आ रही है, या इस गिल्ली की लंबाई के बराबर नहीं आ रही है। यानी यहां तक तो लंबाई या चौड़ाई जो है वो गिल्ली के बराबर आ गई,
पर थोड़ी सी और यहां पर चौड़ाई बच गई। ये चौड़ाई जो है ये गिल्ली के बराबर नहीं आ रही है। तो अब इसे कैसे दो बराबर भागों में बांटा जाए। अगेन मैं अपनी चीज को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार डंडा यहां रखा, एक बार डंडा यहां रख दिया, ठीक है, 2 बार डंडे को रख दिया। अब बीच में थोड़ी सी चौड़ाई बच गई, इस चौड़ाई को मापने के लिए गिल्ली का यूज किया गया। बट समस्या यह है कि एक बार गिल्ली को रख दिया, फिर दूसरी बार जब गिल्ली को रखने गए तो ये जो चौड़ाई है वो गिल्ली से कम है। दूसरी बार जब चौड़ाई को मापने गए वो गिल्ली से कम आ रही है। तो अब इसे कैसे बराबर भागों में बांटा जाए, यहां पर यह समस्या हो गई, यहां पर यह दुविधा हो गई। पहले तो गिल्ली डंडे से लंबाई बराबर भागों में या चौड़ाई बराबर भागों में बढ़ चुकी थी, पर अब वो चीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो गिल्ली डंडा है वो चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है, इसलिए आंसर जो है वो यहां पर सही नहीं आ पा रहा है। अब इसे कैसे बराबर भागों में बांटा जाए। सिंपल सा काम कर सकते हैं साथियों। आपको करना क्या, आपको करना सिंपल सा काम ये है कि इस डेस्क की चौड़ाई के बराबर एक लंबा सा धागा ले लीजिए। इस डेस्क की चौड़ाई के बराबर आपको एक धागा ले लेना है। उस धागे को बीच में से मोड़ देना, 2 बराबर भागों में बांट लेना। जैसे ये धागा है ना, ये धागा, इसे 2 बराबर भागों में बांटना, मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगा, 2 बराबर भागों में बट गया। इस धागे को 2 बराबर भागों में आपको बांट लेना है। और बांटने के बाद आप इसे एक तरफ रख दीजिए, एक तरफ रख के यहां पर निशान लगा दीजिए, बस दैट्स इट। आप चाहें तो इस डेस्क को 4 बराबर भागों में भी बांट सकते हैं। इसको एक बार और फोल्ड कर देना, एक बार और भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। यानी अगर आपको इस डेस्क को 2 या 4 या 8 जितने भागों में बांटना है, आप इसको इक्वली 8 भाग में बांट सकते हैं। आप एक सिंपल सा धागा लेकर आइए, धागे को डेस्क की चौड़ाई के बराबर ले लीजिए और फिर उस धागे को एक बार फोल्ड करेंगे तो डेस्क 2 बराबर भागों में बंट जाएगी। फिर एक बार और फोल्ड करना, डेस्क 4 भागों में बंट जाएगी। फिर एक बार और फोल्ड करना, डेस्क आप 8 भागों में भी बांट सकते हैं। जितनी बार धागे को फोल्ड करोगे उतनी बार वो डबल होता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस डेस्क की चौड़ाई को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो जरूर नहीं गिल्ली डंडे का ही आपको यूज करना है, आप धागे की सहायता से भी इस डेस्क को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। आई बात समझ में। बहुत ही सिंपल टास्क है, बहुत ही इजी टास्क है, जो आप घर पर अपने हाथ से खुद कर सकते हैं। किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। और फिर इधर बीच में निशान लगा दो, बस दैट्स इट, बात आपकी खत्म यहीं पर। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों आगे हम बात करने वाले हैं कुछ मापन। अब बेटा मापन की बात करते हैं, मापन शब्द का मतलब क्या होता है पहले तो हमें यह जानना चाहिए। मापन शब्द का अर्थ क्या होता है पहले हमें यह जानना चाहिए। चलिए मैं समझा देता हूं। किसी भी अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी भी अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मुझे इस पेन की लंबाई पता नहीं है और इस पेन की लंबाई का पता लगाने के लिए मैं एक स्केल का यूज कर रहा हूं। तो इसकी लंबाई मुझे पता नहीं है तो ये अज्ञात राशि है। स्केल की लंबाई मुझे पता है तो वो ज्ञात राशि है। तो उस स्केल की सहायता से इसकी लंबाई को माप रहा हूं तो साथियों इसे क्या कहा जाएगा, इसे मापन या फिर मेजरमेंट कहा जाएगा। अब साथियों जब भी किसी भी चीज का मापन किया जाता है तो मापन करने पर जो आपको परिणाम प्राप्त होता है,
मापन करने पर जो आपको परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम के दो हिस्से होते हैं। मापन करने पर प्राप्त होने वाले परिणाम के दो हिस्से होते हैं साथियों। पहला हिस्सा वो एक अंक होगा या फिर संख्या होगी। और दूसरी चीज हो जाएगा साथियों मात्रक। जैसे इस पेन की लंबाई आ रही है 12 सेंटीमीटर, तो 12 एक संख्या है और सेंटीमीटर इसका मात्रक है। इस बोतल की लंबाई चेक की, मुझे 30 सेंटीमीटर मिल रही है, तो 30 एक संख्या है, सेंटीमीटर एक मात्रक है। तो किसी भी चीज का मापन किया जाएगा तो मापन करने पर जो प्राप्त होने वाला परिणाम है उसके दो भाग होते हैं, एक तो संख्या होता है और दूसरा होता है उसका मात्रक। मात्रक सभी चीजों के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक अलग होता है, भार का मात्रक अलग होता है, द्रव्यमान का मात्रक अलग होता है, आयतन का मात्रक अलग होता है। सभी चीजों के मापन पर जो आपको परिणाम प्राप्त होते हैं उनके मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। उनके मात्रक सभी के सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, चलिए ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। यहां तक क्लियर होने के बाद आगे अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है। तो साथियों मापन की क्या हमें आवश्यकता रहती है? बिल्कुल साथियों, हमें मापन की आवश्यकता रहती है। जैसे मैं एक दर्जी के पास गया, तो दर्जी को मेरा कुर्ता और पजामा सिलना है, तो अब हम बात करते हैं या मेरे पैंट शर्ट को सिलना है, तो कुर्ते को सिलने के लिए उसे चेक करना पड़ेगा कि मेरे शरीर की लंबाई चौड़ाई कितनी है। उसके अनुसार वो कपड़े की लंबाई चौड़ाई लेगा और मेरा कुर्ता जो है वो सिल कर देगा। कुर्ते को सिलने के लिए पहले वो मेरे शरीर की लंबाई चौड़ाई मापेगा, उसके बाद कपड़े की लंबाई चौड़ाई मापेगा और वो देखेगा कि मेरे शरीर के लिए अगर कुर्ता सिलना है तो उस कुर्ते को सिलने के लिए कितने मुझे कपड़े की आवश्यकता रहने वाली है। एक मैं बढ़ई के पास गया, बढ़ई से मुझे अलमारी बनवानी थी, तो वो अलमारी में कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी, इस लकड़ी की आवश्यकता का पता लगाने के लिए उसे अलमारी की लंबाई पता होनी चाहिए, अलमारी की चौड़ाई पता होनी चाहिए, तभी यहाँ पर वो बता पाएगा कि उस अलमारी को बनाने के लिए उससे कितनी लकड़ी चाहिए होगी। ठीक है, ये बात हो गई। और मैं आपको बता सकता हूँ, और भी मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं एक और आपके सामने एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ। लाइक मैं बात करता हूँ कि एक खेत है, खेत के अंदर बीजों को मुझे डालना है, तो मार्केट में बीज लेने के लिए गया, तो वो मुझसे पूछेगा भी आपको कितने बीज चाहिए, तो बीज कितने डालने हैं खेत के अंदर, इसके लिए मुझे उस खेत की लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। अगर मुझे उस खेत की लंबाई चौड़ाई पता होगी तभी मैं उस खेत का क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा, और अगर खेत का क्षेत्रफल मुझे पता होगा तभी मैं उसके आधार पर उस खेत के अंदर बीजों को डाल पाऊंगा। यानी आपको लंबाई चौड़ाई मापने की या मापन की कई बार आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब आपको मापन करना पड़ता है, चाहे वो लंबाई हो चाहे वो चौड़ाई हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मुझे किसी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को मापना है, तो कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले कदमों के द्वारा क्या कर रहा हूं, उस कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को मापने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर दिक्कत क्या आएगी वो मैं अभी शेयर करूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग 3 विद्यार्थियों को बुलाया। मैंने राम को बुला लिया, मैंने श्याम को बुला लिया, मैंने लक्ष्मण को भी बुला दिया। तीनों को बुलाया और तीनों को कहा कि आप अपने कदमों की लंबाई के द्वारा कक्षा के कमरे की लंबाई मापेंगे। तो भाई पहले राम गया, तो उसके अनुसार कमरे की लंबाई जो है वो 10 कदम के बराबर आ रही है। श्याम के अनुसार कमरे की लंबाई 9 कदम के बराबर आ रही है। लक्ष्मण के अनुसार कमरे की लंबाई 10 कदम के बराबर आ रही है। तो कमरे की लंबाई तो सब सेम ही है, पर सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। हम यहां पर जैसा कि देख सकते हैं सबके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबने अपने कदमों की लंबाई का मात्रक के रूप में यूज किया है।
तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, क्या सभी के कदमों की लंबाई सेम होगी? नहीं साथियों, सबके कदमों की लंबाई सेम नहीं होती, इसलिए सबका आंसर जो है वो भी अलग अलग आ रहा है। कमरे की लंबाई तो सेम है पर सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके कदमों की लंबाई अलग अलग होने के कारण इसलिए यहां पर आंसर भी क्या आ रहा है? भिन्न भिन्न आ रहा है। चौड़ाई को मापने गए, तो चौड़ाई को मापने गए तो पहले राम जी ने वहां पर फिर कमरे की चौड़ाई को मापा, तो उनको आंसर कितना मिला? उनको जो आंसर मिला वो मिला 6 कदम। श्याम को जो आंसर मिला वो मिला 5 कदम, और लक्ष्मण को जो आंसर मिला वो मिला कितना? 7 कदम। तो देखो, क्या यहां पर सबका आंसर सेम आ रहा है? नहीं, वापस सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, क्योंकि वापस इन्होंने कदमों की लंबाई का मात्रक के रूप में यूज किया है, जो कि एकदम गलत होगा, क्योंकि सबके कदमों की लंबाई अलग अलग है, इसलिए यहां पर जो मात्रक है वो गलत इस्तेमाल किया गया, इसलिए आंसर भी सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अब एक और क्रियाकलाप दे रखा है, मुझे एक डेस्क की चौड़ाई को मापना है, और आप देख सकते हैं एक व्यक्ति अपने हथेली को पूरा फैला कर बैठा है, इसे कहा जाता है बालिश्त। क्या कहा जाता है साथियों? बालिश्त कहा जाता है। इसका उपयोग करके मुझे इस डेस्क की चौड़ाई को मापना है, इस डेस्क की चौड़ाई को मापना है। चलिए, तो अब डेस्क की चौड़ाई को मापने के लिए मैंने कितने विद्यार्थियों को बुलाया है? मैंने 4 विद्यार्थियों को बुलाया है। एक तो आए राम, दूसरे आए श्याम, तीसरे आए लक्ष्मण और चौथे आए मोहन। सबने अपनी हथेलियों के द्वारा उस डेस्क की चौड़ाई को मापने की कोशिश की। तो क्या सबके आंसर सेम आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। तो राम जी ने जब उधर देखा तो उधर आंसर आया उनका कितना? 10 बालिश्त। श्याम जी ने किया तब उनका आंसर कितना आया? 11 बालिश्त। लक्ष्मण जी ने किया तब उनका आंसर कितना आया? 12 बालिश्त। और मोहन का आंसर कितना आ रहा है? तो मोहन का आंसर आ रहा है वापस 10 बालिश्त। किसी का 10 आ रहा है, किसी का 11 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है। तो यहां पर भी आपको ये चीज समझ में आ रही है कि सबके आंसर भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सबके बालिश्त की लंबाई चौड़ाई सभी के बालिश्त की चौड़ाई अलग है, इसलिए बालिश्त का मात्रक के रूप में उपयोग करने पर, मात्रक के रूप में उपयोग करने पर सभी को भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त हुए। अब साथियों यहां पर देखिए, आप पहले चाहे कमरे की लंबाई चौड़ाई को माप रहे हैं, तब कदमों के द्वारा कमरे की लंबाई चौड़ाई को मापने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आंसर सबके अलग अलग आ रहे, क्योंकि कदमों की लंबाई का मात्रक के रूप में यूज करना सही नहीं है, क्योंकि सबके कदमों की लंबाई अलग अलग होती है। चाहे आप डेस्क की चौड़ाई को माप रहे हैं, आप अपनी हथेली को फैलाकर बालिश्त के द्वारा उस डेस्क की चौड़ाई को मापने की कोशिश करेंगे, तब भी सबका आंसर अलग अलग आने वाला है, क्योंकि सबके हथेलियों की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसलिए सबका आंसर भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। इसका लंबाई के मात्रक के रूप में उपयोग करना सही नहीं होने वाला है। अब साथियों
ऐसी स्थिति में आपको मैं ये चीज बता देना चाहूंगा कि कई बार मापन करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको अलग अलग मात्रक उपयोग करने पड़ते हैं, पर मात्रक ऐसे उपयोग किए जाएं जो सभी के लिए सेम हो, तभी आपका आंसर जो है तो सही माना जाता है। सभी के लिए मात्रक अगर सेम यूज किए जाएंगे तो तब आंसर जो होगा वो से सही आएगा। अब कई बार हम देखते हैं कि दो स्थानों के बीच की दूरी या लंबाई को मुझे मापना पड़ता है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी या लंबाई को मुझे मापना पड़ता है। तो कई बार दो बिंदु बहुत पास पास होते हैं, जैसे डेस्क के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है आपको, तो दो बिंदु बहुत पास पास हैं। पर कई बार एक शहर से दूसरे शहर तक जाना पड़ता है और वो दूरी बहुत ज्यादा होती है, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तब इतनी लंबी दूरियों को मापने के लिए और बड़े मात्रक यूज किए जाते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर आपको मापना है तो वो पास पास भी हो सकते हैं, वो दूर दूर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमेशा दो बिंदु पास पास हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो मेज की चौड़ाई को मापने के लिए आपने बालिश्त की सहायता ली है। बालिश्त आप ये भी काम कर सकते हैं, आपकी हथेली है ना, इसकी चौड़ाई के बराबर, इस चौड़ाई के बराबर एक धागा ले लीजिए और इस धागे से भी इस डेस्क की चौड़ाई को माप सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डेस्क का थोड़ा सा किनारा बच जाए जो आपकी हथेली के बराबर नहीं आ रहा। ऐसी भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में और फिर क्या हो जाएगी, दुविधा हो जाएगी कि डेस्क का थोड़ा सा कॉर्नर ऐसा बच गया जो आपकी हथेली के बराबर नहीं आ रहा है। तब क्या आंसर लिखें, पॉइंट में आंसर लिखेंगे, पॉइंट में कितना आंसर लिखेंगे, वो भी आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज का निवारण करने के लिए साथियों, अब आप देखते हैं कि भी पुराने समय से तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मात्रक यूज किए जा रहे हैं, बहुत सारे मात्रक यूज हो रहे हैं। फुट का यूज कर रहे हैं, फुट के अलावा अंगुल का यूज कर रहे हैं, अंगुल के अलावा जो गज होता है उसका यूज कर रहे हैं। मतलब पुराने समय से अगर देखा जाए तो लंबाई के बहुत सारे मात्रक उपयोग किए जा रहे हैं, पर हर जगह वो स्वीकार्य हो, हर जगह वो एक्सेप्टेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ मात्रक ऐसे हैं जिनकी लंबाई स्थान के अनुसार लोग बदल लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लंबाई को माप रहा हूं, अमेरिका में जाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं ये मात्रक अलग है, हमारा मात्रक अलग है, ये उसके बराबर नहीं है। तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अलग अलग देशों में अलग अलग लंबाई के मात्रक अगर यूज किए जाएंगे तो फिर सही कौन सा माना जाए, उसके लिए हमारे सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि कौन से ऐसे मात्रक है जिन्हें मानक माना गया है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, जो हर जगह एक्सेप्टेबल होंगे, जिन्हें हर कोई स्वीकार करेगा, जिसके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएगा, जिसकी जो मापन है वो हर जगह क्या होगा, यथार्थ होगा, सही होगा, करेक्ट होगा, शुद्ध होगा। इस प्रकार के मात्रक साथियों दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा कि मापन नॉर्मली डेली लाइफ के अंदर हम पहले कैसे किया करते थे, कदमों की लंबाई के द्वारा या फिर हाथ की चौड़ाई के द्वारा। लेकिन ये सभी मात्रक सही नहीं है, सबके लिए अलग अलग आंसर आएंगे। इसलिए ऐसे मात्रक चूज किए जाए जो सबके लिए एक समान रहे। ठीक है साथियों, तो अब इसी के साथ मैं अपनी आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देने जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी हमेशा इसी जोश उत्साह के साथ, उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहें, स्वस्थ रहें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।